जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी बकरा ईद के हवाले से। बकरा ईद से पहले ही इतनी महंगाई होती चली जा रही है और आप देखें मसाला जात, सब्जियां, मुख्तलिफ़ अशियाओं की कीमतों में इजाफ़ा। और अब ये भी देखा जा रहा है कि जो गरम मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से जो है वो कम कीमत में दस्तयाब भी नहीं है। होलसेल मार्केट में भी जाएँ तो वहाँ पर भी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये महंगाई जो है वो ईद से पहले इस पर कैसे काबू पाया जाए, क्या मसलो मसाइल क्या हैं, ये इस पर क्या चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये ज़रा हम जानेंगे अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब से, जो चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम। अच्छा जी, ये जो बताया मैंने इस वक्त की महंगाई और ये अचानक जो कोई एक ओकेजन आता है उससे पहले जो है ये एकदम महंगाई बढ़ जाना, चीज़ें अवेलेबल नहीं होना। जो कहते हैं जी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली कहते हैं कि वो महंगाई की वजह से है ना। देखिए, आप महंगाई का रोना रोते रहेंगे। जब त्यौहार आएगा, जैसे रमज़ान और मुबारक था, चीज़ों को ऊपर ले गए लोग। हमारे यहाँ मुनाफाखोर ज़्यादा है। अब ये ईद का सीज़न आया है, बकरा ईद का। आप मसालों की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है चावल 50 रुपये किलो बढ़ गया है, 100 रुपये किलो बढ़ गया है, जो हमें ईद के त्योहारों में इस्तेमाल करना है। अब तो आप चीनी देख लें। आज मैंने सुना कि 172 एक्स मिल, ये जून के महीने में 15 जून के बाद की डिलीवरी है, तो आप समझ लें 195 रुपये किलो चीनी बिकेगी। जो मैंने पेशिन गोई की थी कि 200 रुपये होगा, तो 200 रुपये के करीब हम पहुंच चुके हैं। लेकिन मुझे आप बताएं कि किसान भाइयों ने जो गंदम उगाई, इतने मतलब मेहनती लोग हैं, अपनी खाद यूज़ की, सब हुआ, वो ठेके पे ज़मीन लेते हैं, लेने के बाद उनको क्या उजरत मिली? 56 रुपये में गंदम बेची उन्होंने। उनका तो कॉस्टिंग भी पूरी नहीं होती। वो अपने बच्चों की 2 जोड़ी नहीं ले सकता। गंदम तो देखिए खाई जाती है और गंदम तो इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होती है, देखिए, सबसे आप ज्यादा इस्तेमाल ही गंदम होती है, तो फिर उनको वो चीज सहूलत क्यों नहीं मिलती? फिर देखिए, आप पहले मौजू पे पहुंचे, उनको सहूलत क्यों नहीं देते? सवाल ये कि IMF की कदगन लगी हुई है कि कोई हमने स्टॉक नहीं करना है, सब्सिडी कोई अनाउंस नहीं करनी है। तो मुझे ये बताएं कि वो किसान क्यों बुआएगा? करना भी तो फिर वो एक खतरनाक बात है। तो देखिए, इस पे तो पहले से स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ना कि ये गंदम उगाई है, ये बायर्स हैं, ये तो पहले से स्ट्रैटेजीज होती है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास स्ट्रैटेजी की कमी है। अरे आप मुझे बताएं कि किसी के पास, ये पाकिस्तान को 70 साल बने हुए हैं, माहिर मईशत किसी ने तवज्जो नहीं दी। एग्जैक्ट फिगर तो कहीं से नजर नहीं आ रही। आप देखें ना, कोई बताएं कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। मैं ये बोलता हूँ एक्सपेक्टेड क्रॉप है 26 मिलियन टन का। 26 मिलियन टन में 4 साल पहले लांडी गोडाउन में, अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि लांडी गोडाउन में 40 लाख टन ख़राब हो गया माल। अब 3-4 साल पहले तो हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमने क्यों इंपोर्ट अलाउ की? वो लोकली गंदम उठा लेते, हमारा ज़र मुबादला क्यों ज़ाया हुआ? यही तो अब ये बात करते हैं कि हम पास्को गोडाउन में 50 लाख टन। तो सख्ती होनी चाहिए ना कि इंपोर्ट क्यों किया जा रहा है जब हमारे पास एक चीज़। यही मसला पहले हमने देखा था कुछ साल पहले, आलूओं पर आया था। आई थिंक 8 साल पहले, 7 साल पहले की कोई बात है, उसमें आलूओं पे भी यही मसला आया था। उस पर भी हमने यही कहा कि देखें जो एक तो ये कि बायर्स, फिर हमारे पास अगर एक्सेस हो गया है तो हम क्या चीज़ बना सकते हैं इसको, मतलब रेडीमेड क्या चीज़ हो सकती है जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा। तो ये तो स्ट्रैटेजीज बनाने वाले कहाँ हैं इस वक्त? ये चीज़ें जब एक कॉमन इंसान, मुझ जैसा इंसान ये बात कह रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो जिनके पास ये सारे जिनके हाथ में चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं ये चीज़ सोचते कि वो मुल्क के लिए कुछ ये चीज़ करें? नाज़िया साहब, आप समझे, अब आप बाई प्रोडक्ट हो गया, आटा बन जाता है, ठीक है, 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये आटा, ठीक है, और वो फाइन आटा और मैदे से। डबल रोटी और स्लाइस देख लें, 250 रुपये किलो है। डबल रोटी जो 6 का बन आता है 400 रुपये किलो है। तो लम्हा फिक्रिया नहीं है, किसान को तो कुछ नहीं मिला। रोटी वालों ने, आप तंदूरों पे जाएं, आप 20 से 40 तक की रोटी बिक रही है, कोई पूछने वाला पुरसान हाल है? जब उन गरीबों को तो आप मारते हैं, लेकिन यहाँ जो आप गरीब वो भी हैं, मिडल लोग भी हैं, उनको भी तो महंगाई मिलता है ना, कोई सस्ता मिल रहा है? कहीं आटा चक्की का देखें आप, वो 120 रुपये का मिल रहा है। वहाँ पे भी किसान जो है वो
किसान ही रुल है। और देखो एलिट क्लास के लिए जो चीनी माफिया अभी भी सरगर्म है, सट्टा माफिया, शुगर कार्टेल अभी भी है। अच्छा, उनके ऊपर हाथ कभी डला है तो फिर छोड़ देते हैं। मुझे ये बताएं उस क्रैकडाउन का क्या होता है जिसका अंजाम ही कुछ ना हो। जब एलिट क्लास सियासी लोग हों तो कहाँ से आप उसको अचीव करेंगे? गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। गरीब तो बेबस मरने के लिए पैदा हुआ है। मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ जो आप शायद सुन सकें कि IPPs के मुआहदे हमने नहीं किए थे। देखिए, कैपेसिटी 100% पे चला रहे हैं, नहीं चला रहे, 25% पे चला रहे हैं, 100% के वसूल कर रहे हैं। अभी भी ये मसला है। अभी भी देखिए देखिए, अभी हमने यही बात डिस्कस की थी कि लाइट जो है वो हर जगह पे चली जाती है और जी अभी भी सहूलत जो मिलती है वो फिर IPP को मिलती है बगैर देखिए, वो तो बात बिल्कुल ये जो देखिए ये आप बताएं कि उसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा? इसमें मकामी लोग भी हैं और फॉरेनर भी हैं। ज़्यादा शेयर जो है ना हमारे पाकिस्तानियों का है। आप ये बताएं उसको क्यों बंद नहीं किया जा रहा? अरबों डॉलर, यानी डॉलरों में पेमेंट जा रही है, नहीं उसको बंद नहीं किया जा रहा। आप मुझे बताएं इंपोर्ट जितना आप कर रहे हैं, मैं अपने तजावीज़ देना चाह रहा हूँ कि इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं हम। दालों में 20 लाख टन हमें ज़रूरत है। हमें फैक्ट्स एंड फिगर को रखा जाए कि हमने कितना मंगाना है, ओवर इंपोर्ट कर लेते हैं हम। 20 लाख टन का 30 लाख टन इंपोर्ट होता है तो कदगन लगाई जाए कि ये ज़र मुबादला डॉलर में जा रहा है, आप उसको जो ज़रूरत है वही मंगाएं। तेल घी 10 लाख टन ओवर इंपोर्ट है अभी भी। भाई क्यों? उसका फैक्ट फिगर आपको पता नहीं चलता कि हमारी खपत है 3 लाख टन तेल घी की, तो हमें 36 लाख टन चाहिए, तो ओवर इंपोर्ट क्यों हो रहा है? तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तजवीज़ दूंगा कि ये इन चीज़ों को, ओवर इंपोर्ट को भी रोकें। और जो हमने ये शिक लगाई हुई है, जो पुराने दौर में अपने 1 साल पहले हड़तालें हुई विथ होल्डिंग टैक्स पे, और आपने देखा होगा अपने ये ताजिर दोज स्कीम, दोनों देखा होगा, 1 साल में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कराची में 5% इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आया, फिर इसके बाद सारे सो गए। FBR कहाँ गए? विथ होल्डिंग टैक्स तो इम्पोर्टर भी ले रहा है अभी भी, वो अपनी रखता है कि कभी नोटिस आया तो हम देंगे, लेकिन अमल दरामद कोई है? रेवेन्यू किसी को इकट्ठा करना है? नहीं, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। अभी आपको मैं बताऊं कि इंपोर्ट पॉलिसी ये चेंज नहीं करेंगे तो आगे जाके नुकसान उठाएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर पे चलना चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि आपको ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये सदारती ऑर्डिनेंस इतना यानी जालिमाना है कि इस पर मेरा ख्याल है बैंक करप्ट हो जाएंगी और हो सकता है कि ताजिर जो है ना इस पर काम ना कर सकें और मुश्किलात ज़्यादा आएंगी जी। देखें, सेक्शन नंबर 138 टैक्स की वसूली, एक नई शिक का इजाफा है जो 3A शामिल की गई है। इस अगर किसी मामले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इस पर टैक्स फौरी तौर पर वाजिबुल अदा हो जाएगा, और चाहे किसी कानून, अदालत या वक्त की पाबंदी कुछ भी हो। सेक्शन 140 बैंक से वसूली, नई शिक 6A शामिल की गई है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला मौजूद हो और FBR बैंक से फौरी तौर पर अकाउंट मुंजमद कर दे तो रकम वसूल कर सकता है किसी टैक्स नोटिस के बगैर। ये क्यों? देखिए, आप सुने, नया सेक्शन ये आया है 175C, अफसर की तैनाती। FBR चीफ कमिश्नर अब किसी भी कारोबारी जगह पर अपना अफसर तैनात कर सकता है ताकि वो पैदावार, सर्विसेज, स्टॉक की निगरानी करे। ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अच्छी बात है। हाँ। FBR चीफ कमिश्नर अब किसी भी कारोबारी जगह पर अपना अफसर तैनात कर सकता है ताकि वो पैदावार, सर्विस, स्टॉक की निगरानी करे। ठीक है, चलिए तो सही है। और जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2025 सेक्शन 25, 26 और 27, अगर कोई जाली स्टैम्प, बारकोड या लेबल इस्तेमाल करे तो ये एक मुजरिमाना अमल तस्वूर किया जाएगा। ये बहुत अच्छा एकदम है। FBR अगर वफाकी या सूबाई, ये सुने आप, वफाकी या सूबाई अफसरान को भी अख्तियार दे सकता है कि वो चेकिंग, जब्ती, मुआयना और सब अख्तियारात इस्तेमाल करता है। ये ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर 2 मई 2025 से पार्लियामेंट से मंजूर लेने के ज़रूरत नहीं है, आइन के आर्टिकल 89 के तहत। अब आप इसमें बताएं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बैंक में ट्रांसलेट क्यों करूँगा?
भाई देख, सही मामलात होते हैं एफबीआर में, आप इंपोर्ट के हों, एक्सपोर्ट के हों, ट्रेडिंग करने वालों के, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मामले नीचे ऊपर होते हैं। अब आप तमाम अख्तियारात सुबह असम्बली के मेंबर तमाम अख्तियारात एफबीआर को दे दिए, अब बगैर नोटिस के आपके पास 1 करोड़ रुपये बड़ा जब्त कर दो, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दो, आपको पैसा कौन रखेगा बैंकों में? भाई हम तो रखते हैं, लॉकर में रखते हैं कि 5,000 के नोट रख लो, या हम सोना रख लें, या हम डॉलर रख लें। तो हमारी ब्लैक इकोनॉमी को हम फरोग दे रहे हैं। तो इस पे आप जो बिजनेस कम्युनिटी है, इस पे क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या देखिए, होना चाहिए? हमारे मशवरे यही अमल हो रहा है कि मैं भी, अच्छा, आपने इन्होंने कहा कि वो अपना ऑफिसर तैनात कर लें, ठीक है, वो तो वो भी सही है, वही तो कह रहे, चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। हाँ, और क्या रिजर्वेशंस हैं? देखें, जब एफबीआर के फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना भाई, आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं, फरिश्ते कहीं नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, 100% कोई भी नहीं दे सकेगा। आप इसका हरासमेंट की कानून हो जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहता हूँ, अगर आप बगैर नोटिस के अगर करना चाहेंगे तो फिर तो कोई काम नहीं कर सकेगा। मैं वजीर तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से भी यही कहता हूँ कि हाथ जोड़ के ऐसा काम करें कि जिसमें सनतकार, हमारे ताजिर रिलीफ मिले। अब कराची का हाल देख लें कि कराची का स्ट्रक्चर देख लें, कि आप वो देखें कि कोई बिजली है, कोई पानी है, कोई आपके पास रोड है। मेरी बात आप सुनिए, आप ये चीज कर रहे हैं, दुनिया भर में जो बीमार कराची है, ये बीमार कराची। हाँ, उसको सहूलत भी दें बिजनेसमैन। देखिए, आप 56% फेडरल टैक्स रिलीफ भी दें किसी तरीके से, कहीं ना कहीं। किसी शहर को इतना है, पाकिस्तान का एक तरफ और कराची एक तरफ है। अगर इसकी पंजाब वगैरह में लोग इंडस्ट्रीज में ज्यादा खुशहाल हैं क्या? हाँ, खुशहाल है ना। कराची वाले तो जद में आ जाते हैं ना। वो लोग कैसे खुशहाल हैं? वो लोग कैसे खुशहाल हैं? मतलब डिफरेंस बताएं ना जरा। डिफरेंस, आप कराची एक मेगा सिटी है, 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। हर शहरी पाकिस्तान से यहाँ आता है, कराची में मजदूरी करता है, अपनी लेबर होती है, और इंडस्ट्री जितनी लगी हुई हैं उनको अगर मराते देना तो कराची वो पावर होगा कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला है कराची। और कराची को बीमार यतीम शहर, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे हो, जिसमें 8 घंटे कोई आदमी को पानी ना मिले, 2-2 दिन पानी ना मिले, टैंकर माफिया अपना काम कर रही हो, यहाँ जब तक आप अमल दरामद नहीं करवाएंगे कराची से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान भी तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरक्की का राज इसको किसी दौर में दारुल हुकूमत नहीं था कराची। देखिए, टैक्स की अगर सख्ती है, ठीक है, दुनिया भर में होती है इस तरह से, कोई वो नहीं, लेकिन ये है कि सहूलत भी इस तरह से दी जाए, और दूसरा ये कि थोड़ा सा रिलीफ थोड़ा सा देना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ की जा रही हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर जो है सेगमेंट का एक मिनट में आपको ये दे दूँ, लास्ट एंड फाइनल। देखें, बिजली की लेवी में, अपने पेट्रोल की लेवी में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि मुतमिल हम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इजाफा हो रहा है, गैस बिल के इजाफा हो रहा है। और ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, SMEs जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे लोग, हाँ, उनके लिए कोई मराहत नहीं है। अगर वो कोई कारखाने भी चले जाएं तो 10 घंटे 12 घंटे में कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती। के इलेक्ट्रिक को अब सोचना पड़ेगा कि इसके लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी पे चला भी नहीं सकते और इनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो नेचुरली उस पर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे अब हम ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।